नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। सन 2016-17 के आम बजट के तुरंत बाद शेयर बाजार जैसे ऊपर नीचे हुआ है, वैसे ही देश दुनिया भी कंफ्यूजन में है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इससे किसके अच्छे दिन है। गांव, खेती और किसान के लिए बजट में जो बातें हुई है, उससे 1, 2 या 3 साल में क्या रोजगार बनेंगे, खेती में कमाई क्या बढ़ेगी, इससे तत्काल फील गुड या अच्छे दिन का क्या बोध होगा। लोगों में जो एक मनोवैज्ञानिक उत्साह व उम्मीद बंधनी थी, क्या वह बनी है? यही लाख टके का सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को अपनी परीक्षा बताया था। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि जनता उन्हें पास करेगी, पर जानकार से लेकर आम आदमी सभी कंफ्यूज है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट के बाद जो प्रतिक्रिया है, उसके सार में सवाल यह है कि इससे निवेश, रोजगार, मेक इन इंडिया, आर्थिक गतिविधियों को क्या जंप मिलेगा। चिंता किसकी हुई है? क्या मोदी और भाजपा के मध्य कारोबारी वर्ग का ख्याल रखा गया? माइक्रो पर फोकस है या मैक्रो के बड़े कैनवास पर है? लोगों के जहन में अच्छे दिन का सपना बैठा हुआ था, लेकिन वित्त मंत्री ने अभी तक सरकार के ही अच्छे दिन लिवा लाने की चिंता की है। पिछले 2 बजट सरकार के वित्तीय घाटे, सरकार की कमाई और बही खाते को ठीक करने में गुजरे। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों, जिंस बाजार आदि के जो लाभ हुए थे, उन्हें सरकार ने जनता को पास करने के बजाय खुद खाया। सन 2016-17 के बजट में जनता को लाभ देने के बजाय राजनीतिक चिंता है। इससे कारपोरेट, वैश्विक निवेशक, मध्य वर्ग, आम आदमी अपने को 2016-17 के बजट में बाईपास हुआ माने तो आश्चर्य नहीं होगा। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान हैं। आनंद जी, अरुण जेटली के तीसरे बजट की तुलना उनके पिछले 2 बजट के मुकाबले में किस तरह अलग से की जानी चाहिए? मुझे लगता है कि अरुण जेटली बार बार ये कहते रहे हैं कि उनके बजट को किसी बिग बैंग रिफॉर्म की तरह से, बिग बैंग डिसीजन और प्रपोजल्स और अनाउंसमेंट की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। वो आमतौर पर एक इंक्रीमेंटल, धीरे धीरे सुधार के पक्षधर रहे हैं। वो बार बार कई बार इंटरव्यू में कह भी चुके हैं और इस मामले में वो एक्सपेक्टेशन लो करते रहे। ये बजट भी मुझे काफी हद तक उसी इंक्रीमेंटलिज्म का विस्तार दिखाई पड़ता है। हालांकि कुछ जगहों पर, जैसे खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में, उन्होंने कुछ बड़ी घोषणाएं करने की कोशिश की हैं और कहा है कि हम इसमें ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। और यह बात सही भी है कि जिस तरह का रूरल डिस्ट्रेस था, उसमें अपेक्षा थी लोगों की, लेकिन उसमें भी जितनी बड़ी अपेक्षा थी, क्योंकि अगर टारगेट खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगले 2022 तक हम किसानों की आय डबल करना चाहते हैं, तो अगर लक्ष्य इतना बड़ा है तो उसकी तुलना में जो खर्च होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो उतना बड़ा नहीं, लेकिन उसमें वो एक तरह से अपना बजट का थैली खोलने में हिचक गए हैं। उसके लिए उन्होंने एक्सेस बल्कि लगा दिया, उसके जरिए वो पैसा लेकर के आ रहे हैं। पर क्या बजट में इसके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए थी? ये एक बड़ा सवाल है कि और ज्यादा क्या हम पैसे दे सकते थे, वो शायद नहीं किया है। नहीं, कि बुनियादी सवाल ये कि क्या, जो कि सब तरफ से शिकायत रही है पिछले 2 सालों की, जो मुख्य दिक्कत है कि इकोनॉमी में, आर्थिकी में मांग बढ़ना या एक गतिविधियां बढ़ना, कारोबारी माहौल, सेंटिमेंट का बेहतर होना, वो कहीं इनसे जंप मिलता है इस बजट से? मुझे तो कम से कम जो अभी तक का बाजार का भी जो उस पर रिस्पांस है और जो एक तरह से इकोनॉमिक्स का भी रिस्पांस है, एक मिलीजुली प्रतिक्रिया है। अभी उसके फाइन प्रिंट्स लोग देख रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि बाजार हमेशा जो कुछ बड़े आइडियाज की तरफ देखता है या बड़े अनाउंसमेंट की तरफ देखता है, बिग बैंग रिफॉर्म्स की तरफ देखता है, वो इस बजट में भी नहीं है। और उस लिहाज से अगर देखें तो इकोनॉमी में जो डिमांड की बात आप कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिमांड कैसे क्रिएट करें, तो उन्होंने 2 पहलू तो चिन्हित किए कि एग्रीकल्चरल डिमांड को बढ़ाना बहुत जरूरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से भी डिमांड क्रिएट होगी। पर उसमें भी अब देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीकल्चर स्पेंडिंग जो बढ़ाना था, उसमें अपने हाथ आपने बांध लिया। आपको फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल करना है, तो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट इन्होंने पहले से फिक्स किया हुआ था, हालांकि उन्होंने बजट भाषण में कहा कि हमको इस पर विचार करना चाहिए, इतना रिजिड क्यों होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने कमिटी भी बना दी, लेकिन बावजूद इसके इस बार तो उन्होंने माना है। तो इसलिए उन्होंने उस तरह से
खर्च भी नहीं किया, तो इससे डिमांड पैदा होगा ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि बजट में जो अनाउंसमेंट किए हैं उससे वो मैसेज नहीं जा रहा है। नहीं, लेकिन बुनियादी सवाल ये होना चाहिए या ये है कि कृषि पर अगर फोकस करें या खर्च बढ़ रहा है सिंचाई या इस पे, उसमें क्या बेरोजगारी की जो बड़ी समस्या है, जो नौजवान तबका जो कि देश का सबसे बड़ा है, उसको तात्कालिक तौर पर किस तरह का लाभ होता है, या कृषि के अंदर विकास क्या सचमुच में जो जीडीपी की विकास का, क्योंकि अगर औद्योगिक उत्पादन हो, सर्विस सेक्टर हो, उसमें तो आपको बड़ा फिगर मिल सकता है, कृषि के अंदर क्या तात्काल हो सकता है, इसको लेकर क्या विजन इसमें से भाषण से निकल के आता है? उन्होंने जोर तो बहुत दिया सिंचाई पर, और देखिए सिंचाई पे दिया, लेकिन क्या इससे 2-3 साल में संभव है ये बदलना? मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि एग्रीकल्चर जिस सर्कल में फंसा हुआ है, वो सर्कल जो गंभीर है, उसमें एग्रीकल्चर से उम्मीद कैसे विकास की या बेरोजगारी खत्म होने की हो सकती है? एग्रीकल्चर से तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वहां से जो ज्यादा बोझ है उस पर, वहां से जो निकल रहे हैं लड़के निकल रहे हैं उनको शहर की तरफ, वो मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में उनको जॉब कैसे दिया जा सके और क्वालिटी जॉब कैसे दिया जा सके, और जिसके लिए स्किल डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया ये सबके अनाउंसमेंट हैं। पर मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से अब मैन्युफैक्चरिंग में सरकार पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा कर रही है। उनको लग रहा है कि हमने एफडीआई रिफॉर्म कर दी है, हमने उसके लिए स्टार्टअप और बाकी सारी योजनाएं अनाउंस कर दी हैं, उसके लिए उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में जो नई कंपनियां बनेंगी मैन्युफैक्चरिंग में उसको 25% का अनाउंस किया है, तो कुछ इंसेंटिव देने की कोशिश की है। लेकिन जो एक तरह से अभी ये लोग मान रहे थे कि पंप प्राइमिंग की जानी चाहिए, यानी इकोनॉमी में आप जितना पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क निर्माण और बिजली के लिए टारगेट जो बनाया वो अपने आप में एक इफेक्टिव तो बनता है। अब देखिए बनता है अब उसमें, लेकिन अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात सही है, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट को ही लीजिए, हाईवेज को लेकर उन्होंने बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन अगर बजट को ही हम देखें, उसके फाइन प्रिंट्स को देखें, तो उसमें उन्होंने एक तरह से पिछली बार के बजट में जो बजट अनाउंस किया था 82,000 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें से खर्च सिर्फ 69,000 करोड़ हुए, और अभी उन्होंने 1,03,000 करोड़ कर दिया है उसको अनाउंस करके। तो अब सवाल यह है कि 82,000 से आपने 1,03,000 पर पहुंचाया, लेकिन खर्च कितना करते हैं, यही तो सबसे बड़ी चुनौती रही। बार बार हम लोग पिछले दिनों चर्चा करते रहे कि इंप्लीमेंटेशन जो रोड सेक्टर में एक बड़ी चुनौती है, और उसमें भी खास करके इंटरनल रिसोर्सेज से ज्यादा पैसा आना है, जो कि पिछली बार भी मीट नहीं किया जा सका। तो ये एक तरह से जो प्राइवेट सेक्टर का उसमें पार्टिसिपेशन है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए रास्ता कैसे खोलें, ये एक बड़ा चैलेंज अभी भी बना हुआ है। लेकिन इससे क्या राजनीतिक विमर्श, किसान हितकारी, देहात हितकारी सरकारें, ये बनेगा इस बजट से? मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। उसकी मुश्किल की वजह यह है कि क्योंकि किसान को क्या चाहिए, उसको तुरंत चाहिए एक इनकम, और इनकम का जो सवाल है वो सीधे सीधे एमएसपी से जुड़ता है, और एमएसपी उस तरह से बढ़ाया नहीं है। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि जो और दूसरे कह रहे हैं कि सीरियल से हम जैसे पल्सेस पर, तिलहन पर, ये सब पर जाएं, उसके लिए अनाउंसमेंट भी कई की हैं, लेकिन जितना बड़ा अनाउंसमेंट है उसकी तुलना में 400 करोड़ रुपया, 700 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया, 200 मतलब कोई बड़ा राजनीतिक मिशन, वो मकसद इससे मुझे लगता है कि जैसे किसानों पर जोर है, किसानों के लिए ही मैसेज देने की कोशिश की गई, वहीं से उन्होंने बजट भाषण शुरू किया है, क्योंकि यही सबसे बड़ी चुनौती है। आने वाले राज्यों के जो चुनाव हैं उसमें भी यही मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा किसानों का। लेकिन किसानों को जो तत्काल लाभ मिलना चाहिए, जिस तरह के वो रूरल डिस्ट्रेस है, मतलब वो तत्काल लाभ, देखिए तत्काल लाभ तो ये कि अच्छे दिन की सबको तत्काल की इच्छा थी, वो तो सब टले हुए हैं, वो टला हुआ। तो वो एक तरह से उन्होंने जैसे सिंचाई के लिए भी और बाकी के लिए भी 2 साल 3 साल का सबका उसमें रखा है उन्होंने, तो उससे अब मुझे लगता है कि तत्काल इससे राजनीतिक डिस्कोर्स बदल पाएगा, मुझे तो अभी दिखाई नहीं पड़ा, कम से कम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया को देखते। आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।